Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. In this video I am going to tell you about national income and that is part 2. So let's begin. Now we will start from the reconciliation of three methods to calculate national income. So जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था बच्चों कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम तीन मेथड्स को यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, उसमें जो आपका प्रोडक्शन हुआ है, लाइक फाइनल गुड्स को हम ले रहे हैं, तो फाइनल गुड्स का जो आउटपुट है उन सब का सम टोटल हमें लेना है। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? जीडीपी, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी जो है उससे हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। तो जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी के लिए आपको कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं, क्योंकि ग्रॉस से जब नेट पर आते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन जो है उसको माइनस करना होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम की हम बात कर रहे हैं। इन सब का सम टोटल करके जो आपका आएगा तो इसमें आपको एनएफआईए को ऐड करना होगा। तो ग्रॉस से नेट पर आए, डोमेस्टिक से नेशनल पर आए। इसी तरह से जीडीपी एट एमपी से एफसी पर भी आना है, तो फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। तो उससे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड। नाउ सेकेंड मेथड दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड के जो कंपोनेंट हैं उसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट हम लेंगे, दैट इज सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों से जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो आपका क्या आ जाता है? डोमेस्टिक इनकम। जो डोमेस्टिक इनकम है दैट इज एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी से आपको किस पर आना है? नेशनल इनकम पर। तो नेशनल इनकम पर आने के लिए आपको क्या करना होगा? अगेन एनएनपी एट एफसी तक के स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होते हैं। थर्ड आ जाते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों कंपोनेंट्स को जब आप ऐड कर देते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बनेगा जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी से फिर से आपको नेशनल इनकम पर आने के लिए क्या करना होगा? एनएनपी एट एफसी के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो आप करेंगे। जैसे अभी आपको समझाया कि ग्रॉस से नेट पे आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आपको एनएफआईए को ऐड करना है, देन आपको फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होता है। तो एक बार फिर से आपको तीनों मेथड्स में कैसे आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जो है उसको फ्रेम करेंगे और अपने आंसर्स फाइंड करेंगे, तो एक स्लाइड में आपको ये समझाया। नेक्स्ट इज अ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। If goods and services produced in a year are valued at current price, that is price prevailing in the year, जो आपका करंट ईयर है उसमें जो प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं, जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्शन है उससे, इसका मतलब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी है उसको करंट ईयर प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। सो करंट प्राइसेस पर जब आप नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं तो आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ जब आप कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। तो इसको रियल बोलना है और जो करंट प्राइस है उसको हम नॉमिनल कंसीडर करते हैं। सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इज कॉल्ड नॉमिनल नेशनल इनकम। If goods and services produced in a year are valued at fixed price, फिक्स का मतलब जो बेस ईयर प्राइस है। अब यहाँ हम बेस ईयर प्राइस की बात कर रहे हैं। बेस ईयर का मतलब एक ऐसा ईयर हमें सेलेक्ट करना होता है
जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, इकोनॉमी जो है थोड़ी स्टेबिलिटी की स्टेट में हो। तो इंडिया में जो है अभी 2011-1 जो है 11 और 12 जो है उसको हम बेस ईयर कंसीडर कर रहे हैं। तो बेस ईयर जो है उसमें जो प्राइसेस हैं अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर के प्राइसेस से तो वो हमारा रियल नेशनल इनकम जो है प्रोवाइड करता है। और अगर हम उसी को करंट ईयर से यानी कि करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर के ही क्वांटिटी को ले रहे हैं तो वो हमारा नॉमिनल हो जाता है। सो इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम उनको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेस ईयर के प्राइसेस से, इट विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम एंड करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2011-12, क्योंकि 11-12 आपका क्या हो गया base year. So evidently it is a change in volume of physical output produced during the year which affect national income at constant prices because prices remain fixed. वो तो हमने 11-12 वाले ले लिए। तो इसको जो है हम एक कंसीडर करते हैं, दिस इज अ ये कह सकते हैं इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को अगर हमें चेक करना है तो बेसिकली हम कांस्टेंट प्राइसेस से उसको मल्टीप्लाई करके ही फाइंड करते हैं। Now next is a significance difference between national income at current prices and constant prices. अब एक significant difference क्या है उसको आप अच्छे से समझिए। National income at current prices is affected by mainly two factors, that is change in price and change in physical output. So if the current year prices rise rapidly, national income at current prices will also inflate. क्योंकि प्राइजेस भी तो बढ़ रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपका नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। बट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस बिकम्स डिस्क्रिप्टिव एंड फॉल टू रिफ्लेक्ट ग्रोथ इन रियल नेशनल आउटपुट। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे इसमें दिया है कि इन 1979-80 इंडियाज नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इंक्रीज बाय 9.1, बट द कांस्टेंट प्राइस से जब हम इसे लेते हैं तो वो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज बाय 5.2%. So this is the significance difference. Second is the national income at constant prices is affected only by one factor, that is change in physical output only. It can rise only when there is a increase in level of physical output. क्योंकि prices जो है उनको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस डिफरेंस कि आप यहाँ पर प्राइसेस को कांस्टेंट ले रहे हैं, सिर्फ जो आपका आउटपुट में चेंज आ रहा है उसको हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ विच इज बेटर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रोथ को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें हम किसको लें, हमें रियल को लेना है या नॉमिनल को लेना है। तो फर्स्ट इज अ रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। क्या रीजन है इसके, फर्स्ट देखो, real GDP help in determining the effect of increased production of goods and services as it is affected by change in physical output only. So real में हमने क्या लिया, सिर्फ फिजिकल आउटपुट में जो चेंज आया है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। बट नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपके प्राइसेस भी हैं और आउटपुट भी हैं, तो दोनों में ही चेंज आ रहा है तो वो इंक्रीज दिखाएगा। रियल जीडीपी facilitates international comparison of economic performance across the country. तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की किसी भी डेवलप इकोनॉमी के साथ कंपेयर करते हो तो वो भी एक आपको कंपैरिजन मिल जाता है कि आपकी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है या किस लेवल से ग्रो कर रही है। आप एक कंपैरिजन ले सकते हैं कि हम फास्ट चल रहे हैं या कौन सी इकोनॉमी हमसे बेटर चल रही है। तो जनरली हम अपनी नेबरिंग इकोनॉमीज जो हैं उनसे अपना एक कंपैरिजन लेकर जो है फाइंड कर सकते हैं कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं। Then real GDP is better to make periodic comparison in the physical output of goods and services over different years. तो एक periodic comparison का मतलब क्या हो गया कि 10 ईयर 5 ईयर का आप एक डिफरेंस लेके जो है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी से या फिर आप अपनी कंट्री की नेबरिंग इकोनॉमीज जो है उनसे एक कंपैरिजन कंसीडर कर सकते हैं। Next, this is again a very important topic for class 12 students, GDP and welfare, जिसको हम limitations of GDP भी consider करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है और हम कहें कि इनइक्वालिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है, सो जीडीपी राइजिंग डज नॉट मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल इज इंक्रीजिंग। इनकम तो बढ़ रही है लेकिन अगर इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है तो उस केस में क्या होगा, रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर, तो उनका गैप जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है कि जीडीपी को बढ़ने को जो है हम ग्रोथ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सभी की इनकम नहीं बढ़ रही है ना यहाँ पे। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच जो है दैट विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर विल बिकम मोर पुअर।
Second is non-monetary exchange. Many productive activities like household work, voluntary services हैं, they are not included while calculating GDP. So this result is an underestimation of real economic growth. तो इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कंसीडर कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन का पॉइंट हो गया. अब देखो, बीइंग अ मदर, आपकी मदर जो है घर में कुकिंग कर रही हैं, या एक टीचर है जो स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी पढ़ा रहे हैं और साथ में अपने घर में भी पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो वर्क है वो एक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है. बट वहीं अगर आप एक घर में कुक जो है उसको लगा रहे हैं काम के लिए, या एक आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां पर भी तो आप पेमेंट कर रहे हैं ना. बट घर में जो है उसकी पेमेंट नहीं हो रही है, बट वेलफेयर तो हो रहा है. तो उसको भी हम यहाँ पर जीडीपी के रिलेट नहीं कर रहे हैं, वहां उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. तो ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं, ये बेसिकली है तो इसमें भी इकोनॉमिक वेलफेयर, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गई. देन नेक्स्ट इज द एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज जो है, इसमें हम बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं, जो यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है बट एक्सटर्नलिटीज को आप इग्नोर कर रहे हो. जैसे जीडीपी डज नॉट सब्ट्रैक्ट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, लाइक पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको हम डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है उसको हार्मफुल बनाए जा रहे हैं. तो इस तरह से आपकी हेल्थ जो है उन सब चीज़ों से अफेक्ट हो रही है, तो ये हो गई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. तो यहाँ पर आप इसको वेलफेयर से नहीं रिलेट कर सकते हैं. सेम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सोसाइटी के आसपास या आपके घर के आसपास जो पार्क्स हैं वहाँ पर आप जाते हो, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तो इसका मतलब आपकी वर्किंग जो है वो बेटर है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो हैं, दैट इज अगेन नॉट अकाउंटेड व्हाइल calculating national income, so that's why it is considered as a limitation of national income. Then composition of GDP does not include what is being produced. Increased production of harmful goods, या फिर आप कंज्यूमर गुड्स को कर रहे हो, बट ये क्या है, आपका जीडीपी को आप क्या कर रहे हो, सिर्फ प्रोडक्शन को जनरेट करना. अगर आपकी इकोनॉमी में वॉर टाइम इक्विपमेंट ज्यादा बन रहे हैं और पब्लिक यूटिलिटी गुड्स नहीं मिल रही है, यानी कि ब्रेड बटर तो आप बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप और वेपन्स जो है इनको मैन्युफैक्चर करते चले जा रहे हैं. आप बच्चों की एजुकेशन पे नहीं पैसा खर्च कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर पर नहीं खर्च कर रहे हैं, आप लिटरेसी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है, आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है. बट हाँ, जो वेपन्स आप बना रहे हो उससे आपकी इकोनॉमी में पैसा जरूर आ रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट इज अगेन नॉट अ गुड साइन, और वी कैन से इसको हम वेलफेयर से रिलेट नहीं कर पाते हैं. देन क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर. जीडीपी फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जीडीपी जो है उसमें हम सिर्फ किसको ले रहे हैं, क्वांटिटी, क्योंकि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इनकम इज कंसीडर एज ग्रोथ. बट एक्चुअल में आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका बेटर होना भी जरूरी है, उसको हम वेलफेयर से रिलेट करते हैं. जैसे आपकी हेल्थ बेटर हो जाए, आपका लिटरेसी लेवल बढ़ जाए, आपके यहाँ पे एजुकेशन जो है उसके लिए कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बढ़ जाएं, बट इन सब चीज़ों को जो है हम नहीं ले रहे हैं. तो यहाँ पर अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ लिमिटेशन, जिसको हम जीडीपी एंड वेलफेयर के अंडर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम. तो एक बार फिर से बेटा इन सब चीज़ों को दोबारा से रिलेट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार आपके क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है बट नेशनल इनकम का नहीं है. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला है, इट इज like you can understand in that way, it is possible that an income which is a part of domestic income of India is not included in national income. Similarly, an income which is a part of national income may not be included in domestic income. It happens because national income include the income of normal residents only, whereas domestic income include the income of both resident and non-resident. हम दोनों को ही ले लेते हैं. तो इसको भी एक एग्जांपल से समझिए. जैसे सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन जापानी एम्बेसी. तो जापान में जो इंडिया की एम्बेसी है, दैट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसकी इनकम को हम किसके अंडर ले रहे हैं, इंडिया की इनकम का पार्ट हो गया. ऐसे ही प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच ऑफ एसबीआई इन अमेरिका, ये आपका किसके अंदर आ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी का हो गया. तो इसलिए दीज इंक्लूडेड नेशनल इनकम, लेकिन हम इसको
डोमेस्टिक इनकम में नहीं ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, राइट। तो ये आपका किस क्या है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो गया। सेम, प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, again this is a part of domestic income but not in national income. So these are a very important concept, is it included in domestic income or not, national income, and when it is included in national income and not in domestic income. So in this video I am trying to tell you about all those important concepts which is really important for your 12th class. I hope you like this video. If you like it, subscribe it, then I will definitely provide you more videos that will definitely help for your 12th class studies. Thank you so much, students.